पवन खेड़ा को बचाने के लिए 1 घंटे के अंदर कांग्रेसी वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी ये वकील राहुल गांधी के लिए अदालत नहीं पहुंचे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वे राहुल गांधी में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते जितनी पवन खेड़ा के मामले में थी, या फिर बात कुछ और है। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने यही सवाल अपनी पार्टी से किया। सदस्यता रद्द होते ही कहा गया कि बड़े वकीलों की टीम इस मामले में कोर्ट में चुनौती देगी, जिसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी सहित कई और भी वकील होंगे। लेकिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होते हुए 7 दिन बीत गए, लेकिन पार्टी की ओर से अभी तक इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील दाखिल नहीं की गई। इसे लेकर अब कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता के लिए 1 हफ्ते में कोर्ट में अपील भी दाखिल नहीं कर सकी। आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम लिए बिना उनका भी जिक्र किया और कहा कि पार्टी एक प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन सबसे बड़े नेता के लिए हफ्ते भर से साइलेंट है। सूरत कोर्ट में मानहानि मामले में 24 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। हालांकि राहुल को अपनी सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। वो अपनी राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच सकती है। हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है, लेकिन अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 23 फरवरी को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। वह कांग्रेस नेताओं के साथ रायपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होने वाले थे। तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें फ्लाइट से उतारकर हिरासत में ले लिया था और इसके विरोध में कांग्रेस ने भारी प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि थोड़ी देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को जमानत मिल गई। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ये बयान दिया था। इस मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी ऊपरी अदालत में सजा को चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट ने अपने 170 पेज के फैसले में कहा, आरोपी खुद सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी आचरण में कोई बदलाव नहीं आया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि आरोपी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरनेम को लेकर देश के आर्थिक अपराधी जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या से इनकी तुलना की। आरोपी यहां अपना भाषण रोक भी सकता था और उन्हीं लोगों की भाषण में चर्चा कर सकता था, लेकिन आरोपी ने इरादे के साथ मोदी सरनेम वालों का अपमान करने के लिए अपने भाषण में कहा कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वह एकमात्र राजनीतिक नेता नहीं है जिन्होंने अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद विधानमंडल की सदस्यता को खो दिया है और इसके बारे में हो हल्ला मचाने की कोई बात नहीं है। अमित शाह ने कहा था कि राहुल को अपना केस लड़ने के लिए ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, लेकिन वो इसके बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा खुलासा किया। उसने कहा, केजरीवाल के कहने पर 2020 में टीआरएस के हैदराबाद दफ्तर में 15 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश ने कहा कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने मुझको ऐसा करने के निर्देश दिए थे। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि वह इसी हफ्ते सत्येंद्र जैन की चैट जारी करेगा और इसके अलावा उसने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी निशाना साधा। उसने कहा, मनीष सिसोदिया जेल में ही रहना डिजर्व करता है। सुकेश चंद्रशेखर ने 10 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट से निकलने के बाद ये दावा किया, गिरफ्तारी का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। सुकेश ने कहा था कि उन्होंने जो किया मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। इससे पहले उसने 5 पन्नों की चिट्ठी लिखकर सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने आम आदमी पार्टी को महाठग बताते हुए लिखा था, मैं आ रहा हूं आपके सभी उल्टे सीधे कारगुजारियों और कारनामों का खुलासा करने। सुकेश ने लिखा था कि आम आदमी पार्टी के द्वारा उसके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से काम किया जा रहा है और इस काम की सच्चाई की पोल जरूर खुलेगी। सुकेश ने दावा किया था कि उसने सिसोदिया के साथ भी काफी नजदीकी से काम किया है और उसे पता है कि वो कैसे हर विभागीय काम में कमीशन खाते हैं।
महाठग सुकेश ने चिट्ठी में लिखा, केजरीवाल जिस शिक्षा में क्रांति की बात कहते हैं, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तारीफ करते नहीं थकते। उसमें भी गरीब बच्चों को दिए जाने वाले टैबलेट की खरीद जिस चीनी कंपनी से की गई, उससे भी इन लोगों ने मोटा कमीशन खाया। एक कंपनी को दी गई टैबलेट सप्लाई का ठेका अंतिम समय पर निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि दूसरी कंपनी 20% ज्यादा कमीशन दे रही थी। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज धर्मेश शर्मा के छुट्टी पर जाने की वजह से पूरे मामले की सुनवाई टल गई। पटियाला हाउस कोर्ट मामले में 10 अप्रैल को सुनवाई होगी और सुकेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी स्पेशल जज शैलेंद्र मलिक की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुकेश चंद्रशेखर ने जज शैलेंद्र मलिक की कोर्ट से मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। A report, News of India. मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगवाने से शुरू हुए अरविंद केजरीवाल उछल कर पीएम मोदी को अनपढ़ बताने लगे और ये कहने लगे कि अनपढ़ पीएम कितना खतरनाक होता है। कोई भी अधिकारी उनसे फाइल पर साइन करवा लेगा और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। और ये बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल खुद पढ़े लिखे हैं, जेब में इसलिए एक पेन भी रखते हैं, लेकिन दिल्ली का कोई विभाग वे देखते नहीं और न ही किसी फाइल पर दस्तखत ही करना पसंद करते हैं। एलजी वीके सक्सेना ने जब फाइल्स लौटानी शुरू कर दी तब जाकर केजरीवाल ने उन पर दस्तखत किए, लेकिन खुद को पीएम मोदी से ज्यादा बड़ा साबित करने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंच गए और ये मांग कर डाली कि पीएम की डिग्रियों का विवरण उन्हें दिया जाए। इसके जवाब में गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें तगड़ा झटका दे दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे तुच्छ और भ्रामक पिटीशन करार देते हुए केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें आरटीआई के तहत डिग्री देने की बात कही गई थी। गुजरात हाई कोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया जब अरविंद केजरीवाल ने फिर से पीएम की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अंदर कहा था कि पीएम मोदी अनपढ़ हैं, वे देश के सबसे कम पढ़े लिखे पीएम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम सिर्फ 12वीं पास हैं। आम आदमी पार्टी देश भर में पीएम की पढ़ाई पर सवाल खड़े कर रही है। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस वीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को आरटीआई के तहत पीएम मोदी की एमए की डिग्री देने की कॉपी देने का आदेश जारी किया था। गुजरात यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में दलील दी थी कि केंद्रीय सूचना आयोग ने बिना नोटिस दिए हुए ऑर्डर पास कर दिया था। 7 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई लगाकर पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने डीयू और गुजरात यूनिवर्सिटी को ऑर्डर जारी करके मांगी गई जानकारी केजरीवाल को देने को कहा था। इसके जवाब में गुजरात यूनिवर्सिटी ने बताया था कि मोदी ने डिस्टेंस एजुकेशन से एमए की डिग्री ली है। केजरीवाल ने डिग्री की कॉपी की भी मांग की थी। इसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। तो वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मोदी की डिग्री की कॉपी सौंपने के आदेश पर रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन बीए की डिग्री का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनवाई के बाद इस मामले को 3 मई 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया था। गुजरात की तरह दिल्ली हाईकोर्ट में डीयू ने सीआईसी के आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 30 मार्च और 15 नवंबर की तिथियां तय की थी, लेकिन डीयू की तरफ से किसी के उपस्थित नहीं होने पर सुनवाई मई 2023 तक के लिए रद्द कर दी गई। देश भर में घूम घूम कर कट्टर ईमानदार का खिताब बांटने वाले अरविंद केजरीवाल की बेईमानी सियासत पर से अब पर्दा उठता जा रहा है। कभी वो भी जमाना था जब केजरीवाल जिसको छू कर निकल जाते थे उसे भ्रष्ट मान लिया जाता था, लेकिन वक्त बदला तो तस्वीर भी आज अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्रियों के गिरफ्तार होने के बाद बदल गई। घोटाले की आंच में खुद तपने लगे हैं। एक तरफ शराब घोटाला है जिसमें ईडी का ये दावा है कि अरविंद केजरीवाल ही उस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, तो दूसरी तरफ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर जिसने एक पत्र जारी कर अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सारे आरोप उसने इस दावे के साथ लगाए कि केजरीवाल से हुई बातचीत के चैट्स के मेरे पास सबूत हैं। सुकेश ने पत्र में लिखा कि केजरीवाल ने उसको 2020 में टीआरएस को 15 करोड़ रुपए देने को कहा था। उसने कहा कि वह केजरीवाल के सभी गोलमाल और भ्रष्टाचार को उजागर करेगा। केजरीवाल का गेम ओवर हो गया है, वह जल्द ही तिहाड़ क्लब ज्वाइन करेगा। सुकेश ने कहा कि उसके पास केजरीवाल के साथ हुई चैट के 700 पेजेस हैं। केजरीवाल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सुकेश ने कहा कि केजरीवाल ने कोड वर्ड 15 किलो घी का इस्तेमाल किया है। 15 किलो घी का मतलब 15 करोड़ रुपए था, जिसे सुकेश ने टीआरएस के दफ्तर में पहुंचाया। सुकेश के ये आरोप अगर सही साबित होते हैं
तो केजरीवाल के साथ साथ टीआरएस यानी चंद्रशेखर राव की पार्टी भी लपेटे में आ जाएगी, क्योंकि शराब घोटाला मामले में केसीआर की बेटी के कविता पूछताछ के दायरे में है। सुकेश का ये कहना है कि शराब नीति में आरोपी एक व्यक्ति को 15 करोड़ रुपए हैदराबाद के टीआरएस ऑफिस में दिए। ये रकम टीआरएस ऑफिस में खड़ी रेंज रोवर गाड़ी में बैठे व्यक्ति को दिए गए थे और उसने कहा कि ये सिर्फ टीजर है, वह जल्द ही चैट्स की डिटेल्स जारी करेगा। लेटर में उसने ये भी कहा, परिवार को धमकाना बंद करो। उसने दावा किया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का बड़ा मजाक बनने जा रहा है। टीआरएस तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी है, जिसका नाम बदलकर अब बीआरएस हो गया है। के कविता केसीआर की बेटी है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में इन्हें आरोपी बनाया है। पिछले दिनों इनसे दिल्ली के ईडी ऑफिस में कई घंटे पूछताछ की गई थी। इनसे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कनेक्शन से जुड़े कई सवाल किए गए थे। सुकेश चंद्रशेखर पर राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और व्यापारियों से पैसे वसूलने और फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। सुकेश चंद्रशेखर ने 10 मार्च को पटियाला कोर्ट से निकलने के बाद ये दावा किया कि गिरफ्तारी का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। सुकेश ने कहा कि उन्होंने जो किया मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। इससे पहले भी उसने 5 पन्ने की चिट्ठी लिखकर सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने आम आदमी पार्टी को महाठग बताते हुए लिखा था कि मैं आ रहा हूं आपकी सभी उल्टी सीधी कारगुजारियों और कारनामों का खुलासा करने। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। खुद को विपक्ष का चेहरा बनाने चले अरविंद केजरीवाल को एक दिन में 2 झटके लग गए। एक तरफ तो गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दी। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया के वकील उन्हें जमानत नहीं दिला पाए। अब सिसोदिया जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। मनीष सिसोदिया 3 अप्रैल तक सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 2021-22 आबकारी नीति मामले में निर्माण और कार्यान्वयन में हुए घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। एक सप्ताह पहले इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले सप्ताह केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शराब घोटाला मामले का विवरण और गवाहों के बयान कोर्ट के सामने पेश किए थे। सीबीआई की दलील से पहले मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का मकसद पूरा नहीं होगा। इस मामले में सभी रिकवरी पहले ही की जा चुकी हैं। मैंने सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया। उन्होंने जब बुलाया उनके पास हाजिर हुआ। साथ ही इस बात का भी हवाला दिया था कि पब्लिक लाइफ में एक्टिव होने की वजह से समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वे जमानत पाने के हकदार हैं। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने पिछले सप्ताह सिसोदिया की जमानत याचिका का ये कहते हुए विरोध किया था और कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है तो वह हमारी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने दावा किया था कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने मोबाइल इसलिए तोड़ दिए थे क्योंकि वो अपग्रेड करना चाहते थे। सिंह ने कहा कि जो वो बता रहे हैं वो सत्य नहीं है। सच्चाई ये है कि सिसोदिया ने चैट को खत्म करने के लिए ऐसा किया। ऐसे में अगर उनको जमानत मिलती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें नष्ट किया जा सकता है, जिससे जांच भी प्रभावित हो सकती है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से अभी तक सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी के गैर जिम्मेदाराना बयान और पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजा तो सामने आना ही था और रामनवमी के दिन हावड़ा में हिंसा हो गई। हद तो ये है कि पुलिस इतनी सुस्त रही कि दूसरे दिन भी हिंसा हुई और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हाईकोर्ट पहुंच गई। गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ गए और ममता बनर्जी की सरकार बैकफुट पर चली गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इनमें एनआईए जांच और ऐसे क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती की मांग की गई है। कार्यवाहक जस्टिस ने जनहित याचिका दायर करने की मंजूरी दी और उसे सोमवार 5 अप्रैल के लिए लिस्ट किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को फोन कर स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल हावड़ा का दौरा करेंगे। उन्होंने राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को भी इस पूरे मामले को लेकर फोन किया।
हावड़ा शहर में काजीपाड़ा इलाके के आसपास रामनवमी की शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच इलाके में स्थिति शांतिपूर्ण है। हिंसा के दौरान कई दुकानों और ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ की गई, जबकि कुछ पुलिस वाहनों सहित कई कार में आग लगा दी गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। बनर्जी ने कहा कि हावड़ा की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हावड़ा में हिंसा के पीछे न तो हिंदू थे न ही मुस्लिम थे। बजरंग दल और अन्य ऐसे संगठनों के साथ बीजेपी हथियारों के साथ हुई हिंसा में शामिल थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने आज कलकत्ता हाई कोर्ट में हावड़ा डालखोला में रामनवमी के जुलूस पर हिंसा और हमले की घटनाओं के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है। मैंने ऐसे क्षेत्रों में एनआईए जांच और केंद्रीय बलों की तत्कालीन तैनाती के लिए प्रार्थना की है। स्थिति पर काबू पाने और कानून व्यवस्था को बहाल करने के साथ साथ निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने जनहित याचिका दायर करने के लिए अनुमति देने की कृपा की। टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हावड़ा में जो हुआ वो सबने देखा। मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था, कुछ लोग दंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पुलिस की परमिशन नहीं थी। ये जुलूस अपने दम दिखाने के लिए किए गए। उन्होंने कहा कि तलवार लेकर राम का जुलूस कैसे निकाला जा सकता है? डीजे चलाकर कोई राम को याद करता है? ये कैसी प्रथा है जहां रास्ते पर चिल्लाकर शोभा यात्रा का नाम देकर इसे निकाला जाता है? बीजेपी बंगाल को अपनी पैतृक संपत्ति समझती है। गुजरात से लेकर बिहार तक रामनवमी के नाम पर दंगा किया जा रहा है। The report, News of India.